रिकैप हिंदी में। आज के वीडियो में हम द अवेकनर नाम की एक क्राइम एक्शन फिल्म का आनंद ले रहे होंगे। आगे स्पॉइलर होंगे, इसलिए आराम करें और आनंद लें। फिल्म की शुरुआत में हम प्रदर्शनकारियों को एक सरकारी इमारत के बाहर देखते हैं। वे वहां अपने गवर्नर सैंड्रो कोरिया के खिलाफ विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए थे, जो भ्रष्ट पाए गए थे और राज्य के धन की चोरी कर रहे थे। लोग इमारत पर चीजें और पत्थर फेंकते हैं। राज्यपाल टेबल के नीचे छिप जाता है, जहां एक नकाबपोश आदमी उसे पाता है। अगले दृश्य में डीएए बल के कुछ लोग तैयार और सशस्त्र होते हुए दिखाई देते हैं। बाद में उसी क्षण वे एक इमारत में पहुंचे जहां एक आदमी अपनी कॉफी पी रहा था। वो व्यक्ति गवर्नर सैंड्रो था। वे उसे गिरफ्तार कर अपने प्रधान कार्यालय के पूछताछ कक्ष में ले गए। उनके साथी अधिकारी भ्रष्ट गवर्नर को पकड़ने के उनके प्रदर्शन पर एडू और मिगुएल की जय जयकार करते हैं। पूछताछ कक्ष में उन्होंने उसे बताया कि उन्हें उसके भ्रष्टाचार और सार्वजनिक धन के गबन के सबूत मिले हैं। राज्यपाल उन्हें धमकी देता है कि वह किसी को भी मारना बंद नहीं करेगा जिसने उसके भ्रष्टाचार या अपराधों को उजागर करने की कोशिश की। वह आरोपों से मुक्त होने के लिए अधिकारी को रिश्वत देने की भी कोशिश करता है। कुछ देर बाद जब गवर्नर लंच कर रहे थे तो उनके वकील वहां पहुंचे। उन्होंने अभियोजक के कार्यालय में अपने संपर्कों के बारे में बात की। उन्होंने उसे थोड़ी देर में हिरासत से रिहा करने का आश्वासन दिया। उन्होंने उनसे कहा कि जांच के दौरान उन्हें नजरबंद किया जा सकता है। इस बीच वहां डीएई प्रधान कार्यालय में उनके कमांडर ने एक छोटी सी बैठक की और उन्हें बताया कि राज्यपाल कोरिया द्वारा स्वास्थ्य बजट के गबन से संबंधित सबूत अपर्याप्त हैं। इसलिए उन्होंने उसे घर जाने और घर में नजरबंद रखने की अनुमति देने का फैसला किया। उसके बाद मिगुएल और उसका दोस्त ऑफिस से बाहर आते हैं। मिगुएल अपनी बेटी को देखने जाता है, जो अपनी माँ के साथ सड़क पर खड़ी थी और अपने पिता की प्रतीक्षा कर रही थी। वे वहाँ अपनी बेटी को फुटबॉल मैच देखने के लिए ले जाने का इंतजार कर रहे थे। मिगुएल अपनी बेटी के लिए मौजूद टी शर्ट लेकर वहाँ पहुँचता है। वह उत्तेजित हो जाती है। वह उसकी शर्ट पहनने में उसकी मदद करता है, जबकि उसकी माँ तस्वीरें लेती है। उसके बाद मिगुएल उसे टैक्सी में ले जाता है। वे ट्रैफिक ब्लॉक देखकर कार से बाहर निकलते हैं। जब वे स्टेडियम पहुंचने के लिए सड़क पर चल रहे थे तो उनकी बेटी को कहीं से अंधा शॉट लग गया। उसे खून बहने लगा। मिगुएल तत्काल चिकित्सा उपचार के लिए अपनी बेटी को आपातकालीन अस्पताल ले गए। जब वे अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर तुरंत मिगुएल की बेटी एलिस को आपातकालीन कक्ष में ले गए और मिगुएल को बाहर इंतजार करने को कहा। मिगुएल वहां बेसब्री से इंतजार करता है और फिर वह अंदर जाता है। वह कई गंभीर रोगियों को देखता है। अस्पताल के गलियारे में खुला और लावारिस पड़ा रहता है। वह इन मरीजों और अस्पताल की बदहाल व्यवस्था को देखकर हैरान रह गए। उस समय उन्होंने अपनी बेटी एलिस को ऑपरेशन रूम के सामने बेसुध पड़ा पाया। जब वह डॉक्टर से पूछता है कि वे उसे ऑपरेशन रूम में क्यों नहीं ले गए, तो वह उसे बताता है कि अस्पताल में ऑपरेशन की कई सुविधाएं नहीं थी, इसलिए कई मरीजों को अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता था। काफी खून बहने और इलाज में देरी के बाद एलिस की नब्ज धीरे धीरे बंद हो गई और उसकी मौत हो गई। कुछ समय बाद मिगुएल की पूर्व पत्नी और एलिस की मां अस्पताल पहुंची और वह यह जानकर चौंक गई कि उनकी छोटी बेटी की मृत्यु हो गई है। अगले दृश्य में राज्यपाल को जमानत मिल गई और अपर्याप्त साक्ष्य के कारण उन्हें हिरासत से रिहा कर दिया गया। वह अगले दृश्य में माइक पर जाता है और राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ने की घोषणा करता है। उन्होंने स्वास्थ्य क्षेत्र और सार्वजनिक अस्पतालों के लिए बजट बढ़ाने का संकल्प लिया। वह लोगों के कल्याण में सुधार करने का वादा करता है। दूसरी तरफ गलियों में टहलते हुए मिगुएल को अपनी बेटी की याद आती है। उनका मानना कि अस्पताल में अपर्याप्त सुविधाओं के कारण उनकी बेटी की मौत हुई है। मिगुएल को लगता है कि अगर स्वास्थ्य क्षेत्र में पर्याप्त अस्पताल सुविधाएं और उपकरण होते तो शायद उनकी बेटी को बचाया जा सकता था। उनका मानना कि रोगियों की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। जब वह जॉगिंग कर रहा था तो वह गली में एक दुकान पर आया और उसने खबर देखी कि गवर्नर कोरिया को जेल से रिहा कर दिया गया है और वह किसी भी भ्रष्टाचार और स्वास्थ्य निधि के गबन का दोषी नहीं पाया गया है। सिस्टम पर मिगुएल और अधिक उग्र और निराश हो गया। इसके बाद वह उस सरकारी भवन में प्रदर्शनकारियों की भीड़ के बीच से गुजरे और गुस्से में पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया। पुलिसकर्मी उस पर आंसू गैस के गोले दागते हैं। वह वहां नकाब पहनता है। जैसा कि हम जानते हैं कि वह एक प्रशिक्षित विशेष बल का आदमी था। उसने कई पुलिसकर्मियों को मार दी जो इमारत की रखवाली कर रहे थे। वह इमारत पर चढ़ता है और प्रवेश करता है। वह गवर्नर के अंगरक्षकों में से एक को मारता है और उस कमरे में जाता है जहां गवर्नर छिपा हुआ था। वह उसे लगातार मुक्का मारता है, जिसके परिणामस्वरूप उसकी हत्या हो जाती है। अगले दिन मिगुएल काम पर लौटता है और प्रधान कार्यालय के प्रमुख मिगुएल और अन्य डीएई सदस्यों से प्रदर्शन के दौरान हुए प्रदर्शनकारियों की जांच करने के लिए कहते हैं। वह उन्हें बताता है कि जांच दल कई संदिग्धों को गिरफ्तार करने में कामयाब रहा, जिन पर विरोध के मास्टरमाइंड होने का संदेह था। मिगुएल स्पष्ट रूप से संदिग्धों में से एक महिला को जानता था। मिगुएल इस महिला से उस विरोध प्रदर्शन में मिला जहां वह पुलिसकर्मियों की पिटाई कर रहा था। मिगुएल कमरे में महिला से पूछताछ करता है। वह उसे बताती है कि वह नीना है और वह एक प्रोग्रामर है। नीना उसे यह भी बताती है कि वह जानती है कि मिगुएल वही है जिसने पुलिस पर हमला किया था। फिर कहती है कि उसके पास अपने सेल फोन पर मिगुएल की हरकतों की रिकॉर्डिंग है। वह सबूत के कमरे में जाता है और उसका फोन चेक करता है। उसने उसे सही पाया। वह मिगुएल को पसंद के बिना छोड़ देती है, इसलिए अंततः वह उसे मुक्त कर देता है। रात में अपने अपार्टमेंट में वीडियो और घटनाओं का विश्लेषण करने के बाद मिगुएल नीना के अपार्टमेंट का पता पाता है और वहां जाता है।
उसने उसे सड़क पर चलते पाया। नीना उसे गवर्नर कोरिया का लैपटॉप दिखाती है और मेडिकल फंड और अस्पताल के उपकरणों के गबन के एक मामले की जांच में मिगुएल की मदद करने की पेशकश करती है। इस समय मिगुएल सोचता है कि कोरिया अकेले यह नहीं कर पाएगा। नीना ने कोरिया के निजी लैपटॉप को हैक कर लिया और मिगुएल को गबन मामले में शामिल लोगों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली। वह उसे उन राजनेताओं के प्रोफाइल दिखाती है जो इस भ्रष्टाचार में शामिल थे। मिगुएल ने तब खुद को तैयार किया और एक एक करके उन भ्रष्ट अधिकारियों और राजनेताओं को निशाना बनाया जो स्वास्थ्य विभाग में गबन और भ्रष्टाचार के लिए भी जिम्मेदार थे। मिगुएल ने अपने भेष के समान मुखौटा पहने हुए उन सभी को मार डाला। राजनेताओं की लगातार हत्याओं की खबर हर तरफ फैल गई। उसके बाद मिगुएल नीना के पास उसके कार्यस्थल पर गया और उसे उन प्रायोजकों को खोजने के लिए कहा जो इन भ्रष्ट अधिकारियों के अभियानों का वित्तपोषण कर रहे थे। नीना मना कर देती है, लेकिन मिगुएल नीना की मां के लिए सजा कम करने की पेशकश करता है जो जेल में थी। कुछ समय बाद नीना अपनी मां से मिलने जाती है और सत्य के मूल्य के बारे में सवाल करती है। उसकी मां जवाब देती है कि सत्य केवल एक भ्रम है, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए सत्य दूसरे व्यक्ति के अनुसार समान नहीं होता है। अगले दृश्य में नीना को उन भ्रष्ट राजनेताओं के प्रायोजकों के प्रोफाइल मिलते हैं जो गोम्स के अलावा कोई नहीं है। नीना एक इमारत में निगरानी कैमरा प्रणाली का नियंत्रण लेती है जहां गोम्स मंत्री रेजिना से मिलने आ रहे हैं। प्रधान कार्यालय में रहते हुए एडू राज्यपाल की मृत्यु के दिन संदिग्धों की फाइलों पर विचार कर रहे थे। उसे नीना की प्रोफाइल मिलती है। वह नकाबपोश आदमी जागने वाले के अगले लक्ष्य का पता लगाने में कामयाब रहे, जो कि मंत्री मार्ता रेजिना के अलावा कोई नहीं था। एडू ने मिगुएल को इसकी सूचना देने के लिए फोन किया, लेकिन वह मिगुएल तक नहीं पहुंच सका। फिर वह अकेला निकल जाता है और मंत्री के भवन की ओर बढ़ जाता है। वहां उसे वह नकाबपोश मिला। एडू मिगुएल का पीछा करता है और उसे गोली मार देता है। मिगुएल सीधे नीना के पास आता है और वह उसके घाव का इलाज करती है। अगले दिन मिगुएल और एडू ने अपनी रिपोर्ट पेश की कि मंत्री रेजिना ने एंटेरो गोम्स के साथ सहयोग किया था। गोमेज वह व्यक्ति था जिसने इन भ्रष्ट अधिकारियों के अभियान को वित्तपोषित किया था। मिगुएल और एडू ने मंत्री रेजिना की जांच करने का फैसला किया, लेकिन उनके प्रमुख ने जांच के सभी परिणामों को खारिज कर दिया। उस आदमी ने यह भी कहा कि उन्हें मंत्री रेजिना पर जांच बंद कर देनी चाहिए। मिगुएल इस फैसले से नाराज है, फिर गोम्स को अपने हाथों से अंजाम देने का फैसला करता है। कुछ देर बाद वे गोम्स आवास पहुंचे तो उन्हें कई अन्य अधिकारियों के साथ डिनर करते देखा गया। गोम्स का बेटा भी वहां था जो अपनी मां से मिल रहा था और पूछ रहा था कि वह राष्ट्रपति बनने के लिए तैयार नहीं है। गोम्स वहां पहुंचे और अपने बेटे को प्रोत्साहित किया। हालांकि मिगुएल जानबूझकर गोम्स के बेटे को गोली मारता है ताकि आदमी सीख सके और अपना अपराध स्वीकार कर सके। लेकिन गोम्स ने जनता की सहानुभूति हासिल करने और खुद को नए राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में नामित करने के अवसर के रूप में अपने बेटे की मौत का इस्तेमाल किया। इस बीच एक कार में एक रहस्यमय आदमी है जो एंटेरो गोम्स का एक निजी जासूस बनकर सामने आता है, जो अपने सहयोगियों की मौत की जांच कर रहा था। उसका नाम सिकीरा था। गोम्स ने उन्हें हत्याओं की जांच के लिए व्यक्तिगत रूप से काम पर रखा है। उसे पता चला कि हत्यारे का एक साथी है और उसकी गणनाएं उसे नीना के बॉस तक ले जाती हैं जो जागरणकर्ता का साथी है। उसने अंततः उस आदमी को मार डाला। नीना अपने कार्यस्थल पर पहुंचती है और पाती है कि उसके बॉस की मृत्यु हो गई है। वह उस स्थान से बाहर निकली और मिगुएल के स्थान की ओर दौड़ी। जब वह वहां पहुंचती है, सिकीरा और उसके आदमी भी वहां पहुंच जाते हैं जो नीना का पीछा कर रहे थे। वे तुरंत मिगुएल के ठिकाने पर हमला करते हैं। मिगुएल ने नीना को फायरिंग में कवर करते हुए उस जगह से भागने के लिए कहा। अगले दृश्य में मिगुएल अपना मुखौटा लगाता है और अनुयायियों को मारना शुरू कर देता है। जब वह सिकीरा के एक आदमी के साथ लड़ रहा था, सिकीरा नीना को बंधक बनाने में कामयाब रहा। उसने मिगुएल को नीना की जान बचाने के लिए एक सौदे की पेशकश की। सिकीरा ने मिगुएल को एक अन्य राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जूलिया मचाडो को मारने का आदेश दिया। मिगुएल सहमत है। कुछ देर बाद मिगुएल के यहाँ पुलिस आ गई। एडू और उनकी टीम को पता चलता है कि वह जगह थी जहाँ जगाने वाला छिपा हुआ था। एडू को तब और आश्चर्य हुआ जब उन्हें जगाने वाले की पहचान पता चली, जो उनके सबसे अच्छे दोस्त और सहयोगी मिगुएल के अलावा कोई नहीं था। यह जानने के बाद उन्होंने जगह की छानबीन की और पता चला कि जगाने वाला गोम्स को निशाना बना रहा है। एडू और उनकी टीम राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की बहस के स्थान पर पहुंचे। वहां मिगुएल भी जूलिया को मारने के लिए जाता है। बहस के स्थान पर पहुंचकर मिगुएल जूलिया को मारने की तैयारी कर रहा था। एडू दिखाई दिया और तुरंत उसे रोक दिया। दोनों में भयंकर लड़ाई हो जाती है। एडू मिगुएल को अपने सभी कार्यों को रोकने के लिए कहता है, लेकिन वह उसकी बात नहीं मानता और जारी रखता है। उसे अपनी बातों की परवाह नहीं थी। दूसरी ओर नीना, जिसे सिकीरा द्वारा बंदी बनाया जा रहा था, उसने तब तक संघर्ष किया जब तक कि वह सिकीरा को गंभीर रूप से घायल करने में सफल नहीं हो गई। मिगुएल को बाद में भ्रष्ट अधिकारियों की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया। एडू ने मिगुएल की पूर्व पत्नी को इस उम्मीद में लाया कि वह मिगुएल को राजी कर सके। उनकी पूर्व पत्नी ने कहा कि उनकी बेटी मिगुएल की सतर्कता के वर्तमान कृत्यों के बारे में जानकर बहुत शर्मिंदा होगी और अपने पिता पर गर्व महसूस नहीं करेगी। जेल की कोठरी के अंदर मिगुएल को पता चलता है कि एंटेरो गोम्स ने चुनाव जीत लिया। यहाँ एक आदमी मिगुएल की जांच करने आता है। वह मिगुएल के वरिष्ठों में से एक था, डिप्टी डायस, जो मिगुएल को मारने की कोशिश करता है, लेकिन मिगुएल उस आदमी से बचने और उसे मारने में सफल रहा। मिगुएल जेल से भाग जाता है, हथियार और गोला बारूद तैयार करता है और संसद भवन में जाता है, जहां गोम्स और उनके साथी राजनेता गोम्स की जीत का जश्न मना रहे थे, जो नतीजों में जूलिया को हराने में कामयाब रहे थे।
बिना किसी देरी के मिगुएल ने संसद भवन पर हमला किया और गोम्स के सभी पुरुषों और सहयोगियों को मार डाला। जब वह अंत में अपने कार्यालय में गोम्स का सामना करता है तो वह मिगुएल से कहता है कि भ्रष्टाचार दुनिया से नहीं मिटेगा, क्योंकि लालच एक बुनियादी मानवीय गुण है। मिगुएल ने गोम्स की गोली मारकर हत्या कर दी। गोम्स को मारने के बाद मिगुएल को गोम्स के आदमियों ने बंदूक की नोक पर घेर लिया। लेकिन मिगुएल की एक और योजना है। मिगुएल ने पहले ही एक बम तैयार कर लिया था जिसे उसने अपनी कार में लगा दिया। मिगुएल ने बम डेटोनेटर दबाया और तुरंत ही इमारत में विस्फोट हो गया और मिगुएल के साथ साथ जमीन पर धराशायी हो गया। अगले दिन जब बचावकर्मी, पुलिस और फोरेंसिक टीम अपराध स्थल पर पहुंची तो उन्हें केवल जागरणकर्ता का मुखौटा मिला, लेकिन मिगुएल का शरीर नहीं मिला। फिल्म जागृत करने वाले की आकृति को दिखाते हुए समाप्त होती है, जो इमारत के ऊपर से अपने लक्ष्य या किसी चीज को शूट करने का लक्ष्य रखता है। देखने के लिए धन्यवाद। इस तरह के और वीडियो के लिए सदस्यता लें और चैनल को बढ़ने में मदद करें।